नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम श्री के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग में इतने दिनों के कार्यकाल में जो कार्य किए गए, उसके क्या दुष्परिणाम हुए, उस पर विवेचना करेंगे। मैंने इसके पहले एपिसोड में आपसे बात किए थे कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही। सिक्का के दो पहलू होते हैं और एक पहलू यह भी रहा कि उनके कारण, उनके काम करने के अंदाज के कारण कई विसंगतियां पैदा हो गई। आपको बताते चलें कि श्री के पाठक का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि नियम, कानून, प्रोसीजर, स्टैट्यूट, ये सब साइड हो जाता है और उनका मुखेर कानून वाला एक मुहावरा उनके विषय में फिट बैठता है कि मैंने जो कह दिया वही कानून। अपनी बदजुबानी के लिए और अपने तानाशाही, कथित तानाशाही रवैये के लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि बायनलाज उनकी छवि बहुत साफ है, ईमानदार और कड़क अधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं। आइए उस पर बात करते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या नकारात्मक उपलब्धि रही और क्या क्या चीज़ें खराब हो गई। सबसे पहली जो गड़बड़ी हुई, और जैसा उनका अंदाज रहा है कि जिस विभाग में वो जाते हैं वो अनावश्यक रूप से उस विभाग का बजट वो बहुत बढ़ा देते हैं। अनावश्यक रूप से लॉजिस्टिक्स क्रिएट करना, ह्यूमन रिसोर्स की नियुक्ति करना, जो आउटसोर्सिंग की गई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करने के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, विद्युतीकरण के लिए, मानव बल उपलब्ध कराने के लिए, बेंच डेस्क खरीदने के लिए, एमडीएम में बर्तन वगैरह खरीदने के लिए, तमाम चीज़ों को उन्होंने सेंट्रलाइज तरीके से किया एजेंसी का सिलेक्शन करके। और जो रिपोर्ट आ रही है जिलों से, वो बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट आ रही है। और मेरा अपना भी अनुभव रहा है, इस राज्य में ऐसे माफियाओं का एक ज़बरदस्त सिंडिकेट चलता है। और जब कभी भी आप सेंट्रलाइज तरीके से परचेजिंग कीजिएगा एजेंसी को चयन करके, तो उसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम आते हैं। बड़े पैमाने पर राशि की बंदरबांट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें वो इन्वॉल्व है या नहीं। मैंने कहा कि उनकी छवि ईमानदार अधिकारी की रही है। हालांकि आज की तारीख में किसी को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट देना उतना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग इस व्यवस्था में थे उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। जैसे बेंच और डेस्क सप्लाई करने में बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के सामान सप्लाई किए गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। एमडीएम के बारे में तो मैं बता रहा हूँ, इतने सारे एजेंसीज यहाँ पर हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ मुंबई से, कुछ और बड़े बड़े शहरों से, और इसमें इतना करोड़ों का न्यारा वारा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और इतने बड़े लेवल पर पैरवी होती है। तो इसके सामान भी बड़े घटिया आपूर्ति की गए। आउटसोर्सिंग के नाम पर जिस कंपनी को दे दिया गया मानव बल उपलब्ध कराने के लिए, उसमें भी बड़ी धांधली हुई। मैं आपको बताऊं कि ये वैसा ही है कि कोई काम का ठेका कोई बड़ी कंपनी ने लिया, वो फिर दूसरे को दिया, फिर वो तीसरे को दिया, वो चौथे, अंततोगत्वा वहाँ का लोकल आदमी काम करता है लेकिन राशि कोई और ले जाता है। वही काम यहाँ भी। कई जिलों से ये सूचना मिल रही है कि वो जो ठेकेदार, जो एजेंसी मानव बल उपलब्ध कराया, काम भी करवा लिया, सरकार से पैसा भी ले लिया, उन लोगों को पेमेंट भी नहीं किया। कई जगह से अब ये शिकायतें नए अपर मुख्य सचिव को देखना पड़ेगी। तो एक पहला नकारात्मक चीज हुआ। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग जिस व्हिम्सिकल तरीके से किया गया, जिस अवैज्ञानिक तरीके से पदस्थापना किया गया, इसने अनावश्यक रूप से शिक्षकों में आक्रोश और उनके मनोबल को तोड़ दिया। मैंने एक बार एक एपिसोड में आपसे बताया भी था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्थापित नियम होता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूटिलिटी और उसकी योग्यता। अब मैंने कहा था कि कोई एक व्यक्ति जो बक्सर का रहने वाला है, उसको अगर आप समस्तीपुर कर दीजिएगा तो नहीं काम करेगा। और ये शिक्षक जिनको
इतना वेतन नहीं मिलता है कि वो दूसरे शहर में जा करके और बढ़े, खास करके महिला शिक्षकों के साथ। मैं कुछ शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। गया जिले में एक फिजिकली चैलेंज शिक्षक है, उनको पहाड़ के ऊपर या बहुत दूरस्थ पदस्थापना हुई है। कहते हैं कि सुबह में हम लोग 6 बजे 5 बजे निकलते हैं और रात में 7 बजे 8 बजे आते हैं, जबकि नक्सल प्रभावित इलाका है। इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए था। जिद के कारण कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, इसके कारण पूरी स्थापना और पदस्थापन की नीति यह विवादों के घेरे में आ गई। तो एक नेगेटिव चीज रहा। दूसरा, टाइमिंग को लेकर के इतना विवाद और इतनी छीछा लेदर जिसको हम कहेंगे आज तक नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री के सदन में घोषणा के बावजूद इनके द्वारा समय में परिवर्तन नहीं किया गया, जिसके कारण ठंड में कुछ बच्चे मर गए और गर्मी में भी कुछ लोगों के मरने की सूचना आई। मैं उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अखबारों की और मीडिया की रिपोर्टिंग है, ये नहीं होता, ये बचा जा सकता था। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये जिद के आगे। अब जैसे विद्यालय बंद है, शिक्षक जाएंगे, कोई सेंस नहीं है इसका। ये बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय था। 6 बजे से स्कूल होगा, 5:30 बजे आप पहुंचिएगा। आप सोच करके देखिए कि जो महिलाएं काम कर रही, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, उसको कम से कम उसको हैप्पी फीलिंग होनी चाहिए। मैंने एक बार कहा था कि टूटे हुए मनोबल का सैनिक और अपमानित कर्मी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। वही हाल यहां पर हुआ। दूसरी नेगेटिव, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का कोई औचित्य नहीं था। इससे न सिर्फ समय का अपव्यय हुआ, बल्कि रिसोर्सेज का भी अपव्यय हुआ और अनावश्यक रूप से अधिकारी और कर्मियों को अपमानित किया। उसका कोई सेंस नहीं था और ये इनका स्टाइल रहा है, अनावश्यक रूप से। एक चीज याद रखिए कि बिहार सर्विस कोड जो एक कानून है, नियम है कर्मियों के बारे में, उसमें समय सीमा दिया रहता है कि इतना बजे से इतना बजे तक ही आपको काम करना है। और परिहार स्थिति को छोड़कर, जैसे इलेक्शन आ गया, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लेकिन आप रोज 6 बजे अगर मान लीजिए ऑफिस खत्म हो गया और 6:30 से आप बीसी कीजिएगा, तो एक तरह से ये मानसिक प्रताड़ना है और इसके कारण बहुत नकारात्मक मैसेज गया। एक और चीज, कोई सेंस नहीं था टोला सेवक, तालमी मरकज, विकास मित्र, इस जैसे एम्प्लॉय से शिक्षक का निरीक्षण कराया जाना। ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। माने ये तो ऐसा ही हो कि जिले में एसडीएम का निरीक्षण कहा जाए कि पंचायत सेवक करेगा। यू कैन नॉट डू दिस। आपने, ठीक है, आप अगर गड़बड़ है, शिक्षक नहीं है, उस पर कार्रवाई खूब बढ़िया कीजिए, उसके और भी तरीके हो सकते थे। और मैंने एक बार बताया था कि अगर इंस्पेक्शन का आप लगातार हायरार्की बना दीजिएगा ना जरूरत से ज़्यादा, तो उसमें भ्रष्टाचार होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैंने एक बार बताया था कि एक राजा के यहाँ हाथी, बहुत सारा हाथी था, तो जो महावत था उसके बारे में शिकायत मिली कि ये चारा खा जाता है हाथी का। तो राजा एक बार निरीक्षण के लिए आया और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि इस पर एक सुपरवाइजर बहाल करो। सुपरवाइजर बहाल हुआ तो देखा कि हाथी और दुबला जा रहा है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, लगता है कि महावत और सुपरवाइजर दोनों मिल गया। तो मजिस्ट्रेट बहाल हो गया, उसके बाद सुपर मजिस्ट्रेट बहाल हुआ और अंततोगत्वा हाथी को चारा नहीं मिला, भोजन नहीं मिला और वो मर गया। वही व्यवस्था यहाँ हो गई। पाठक जी के निरीक्षण के एक अंतहीन हायरार्की ने जिला का स्तर, ब्लॉक का स्तर, अनुमंडल का स्तर, तालमी मरकज, विकास मित्र, फलाना, अब ये धंधा बन गया। वहाँ जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए और कुछ पैसा लेंगे। मनरेगा में शुरू में, पता नहीं अभी वो सिस्टम है कि नहीं, मुझको नहीं मालूम है, बुधवारी जांच होता था। हर एक बुधवार को जिले से अफसर जाते थे और मनरेगा का जांच करते थे। बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बुधवार को जांच का मतलब एक नियमित रूप से पैसा देना। तो ये एक व्यवस्था हुई और इससे भ्रष्टाचार को बहुत बहुत बढ़ावा मिला। एक और चीज, बेशक इन्होंने शिक्षकों के को स्कूल तो पहुंचा दिया, जो स्कूल बंद रहते थे और जो राजनीतिक रूप से दबंग लोगों के परिवार के बेटा, पुतौह, बेटी, साली, सरहद, सब लोगों को नियुक्त कर दिया था। जो नहीं जाता था स्कूल,
पाठक जी ने उसको स्कूल का दरवाज़ा तो दिखा दिया, लेकिन सिर्फ वही उद्देश्य नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में, शिक्षा देने की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं हुआ, और वो कदाचित इनके हाथ में भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में, जिसको हम लोग जो उसको पंचायत शिक्षक और वो शिक्षक के नाम से जानते हैं, उसने पूरी व्यवस्था को, और मुझको स्मरण है कि एक बार उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट ली गई, तो नीतीश जी ने इंस्ट्रक्शन दिया विभाग को कि किसी को फेल नहीं करना है। अरे भाई, तो जब फेल ही नहीं करना है तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हैं? तो दिखाने के लिए कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री के इस राजनीतिक और प्रशासनिक सोच ने बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का कमर तोड़ करके रख दिया, और स्वाभाविक रूप से शिक्षकों के स्कूल पहुंचा देने से भी क्या होगा, उसको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आप लोग आए दिन देखते होंगे, वीडियो वायरल होते रहता है कि टीचर को संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखने नहीं आता है। तो ये चीज़ तो हुआ। इसके अलावा ट्रेनिंग में इस शिक्षक को दूसरे ज़िले में, उसको इस तरह के ज़िले में, और ये मतलब ये इन चीज़ों का बड़ा दूरगामी दुष्प्रभाव हुआ। आपको मैं बताता चलूं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसके हुए, उसने 3 प्रभाव डाला। पहला, बहुत सारे अच्छे शिक्षक छोड़ दिए, या छोड़ने पर अब सो विचार कर रहे हैं कि भाई छोड़ दिया जाए। उसका मनोबल बहुत टूटा है। पदस्थापन और ट्रांसफ़र की जो पद्धति थी वो इतना अवैज्ञानिक रहा कि उसके कारण जो अपेक्षित परिणाम आ सकता था वो नहीं आया। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट यह भी हुआ कि राजभवन और शिक्षा विभाग में एक अनावश्यक तकरार हुआ। इसको अवॉइड किया जा सकता था। हालांकि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि एज ए ACS उनको VC को बुलाने का अधिकार होना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए कि जो राशि मैंने दी है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार बेलगाम चलता जाएगा। लेकिन महामहिम के बुलाने के बाद नहीं जाना, ये एक अच्छी परंपरा नहीं थी। आफ्टर ऑल, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस जो संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत निर्मित है, जिसके तहत पूरा सारा राज्य सरकार चलता है, उसमें लिखा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालक कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की गई समझी जाएगी। ये संविधान द्वारा जो प्रावधानित है, जो नियम बने हुए हैं कार्यपालक नियमावली, उसमें लिखा हुआ है। ऐसा न करके एक गलत परंपरा की शुरुआत इन्होंने की। बहरहाल, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बेशक श्री के पाठक के कार्यकाल में बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां हुई, कुछ नकारात्मक उपलब्धियां हुई, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि उनको यह विभाग हमेशा एक कड़क, एक ईमानदार, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं करने वाले अधिकारी के रूप में जानेगा। क्योंकि आपको बताते चलें कि जो MLCs लोगों ने विरोध किया था, वो विरोध कोई शिक्षा के सुधार को लेकर के नहीं था, जो मेरी जानकारी है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कॉलेजेस में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हैं और यहाँ से भी वेतन ले रहे हैं, वहाँ से भी वेतन। एक आदमी 2 जगह से नहीं ले सकता है वेतन। यह बेसिकली नियम की मूल भावना के ही विपरीत है। और जब इस पर इन्होंने रोक लगाया तो पूरा हाय तौबा मचा। अब नए अपर मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इस पर कैसे ध्यान देते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि श्री के पाठक ने शिक्षा विभाग के स्टेटस को तो बिल्कुल समाप्त कर दिया है। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ नए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की इस गाड़ी को किस ओर, कौन सी दिशा, कौन सा दशा देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।